आफ्टरनून 10th क्लास, शुभ मध्याह्न 10th क्लास। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है समास। कल हमने बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ा और बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास के बीचों बीच हमने अंतर स्पष्ट किया कि किस प्रकार से कभी कभी हम लोग कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में कैसे कंफ्यूज होते हैं, उसको हमने दूर किया और हमने समझा बहुब्रीहि समास को। आज जो लास्ट समास बचा है हमारा वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला लास्ट जो समास है इसमें वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है ये देखना है हमने। अव्ययी भाव समास का अगर पता हमको लगाना है कि इसमें अव्ययी भाव समास है तो इसमें हमने पहले वाला जो पूर्व पद है वो या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग हमारे 22 होते हैं, मैंने आपको बताए हैं उपसर्ग के बारे में। और अव्यय वो है कि जिन शब्द का व्यय न हो और अन्य अर्थ न निकले। ठीक है, वो क्या है हमारा अव्यय है। तो इस समास में पहचान वो उसी से हम कर सकते हैं कि अगर इसमें अव्यय है तो ये अव्ययी भाव समास है, या इसमें उपसर्ग है तो भी यह अव्ययी भाव समास है। इसकी पहचान ये है कि इसमें पहला पद जो पूर्व पद होता है वह या तो अव्यय होता है और या तो उपसर्ग होता है। ठीक है, किस प्रकार से और कुछ नहीं समझना हमने, इसमें सिर्फ यही पता लगाना है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय होता है और या तो उपसर्ग होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है और उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द होती है। जो उत्तर पर लास्ट का जो शब्द होता है वो क्या होती है, संज्ञा शब्द होता है। इसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। मैंने कहा ना, इसमें पहचान वही है कि पूर्व जो पद हमने पहचान लिया तो हम अव्ययी भाव समास पहचान लेते हैं। ठीक है, इसमें पूर्व पद की ही प्रधानता होती है। ठीक है, पूर्व पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा शब्द देके आपको समझाया है यथा कालम। जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो कालम अनतिकर्म्यः। जब संधि विच्छेद करते हैं यथा कालम, यथा जो शब्द है यहाँ पे, यथा जो शब्द है वो क्या है, अव्यय शब्द है यथा। ठीक है, यथा का अर्थ होता है अनुसार, जैसे। ठीक है, यथा का अर्थ जैसे या अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने समास विग्रह करा यथा कालम में, कालम अनतिकर्म्यः। ठीक है, काल के अनुसार। अभी तो एक छोटा शब्द समझाया गया है, अभी समझोगे आप, जब मैं समास समझाऊंगी आपको, उसका विग्रह समझाऊंगी तो साथ में आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से। और बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझे अव्ययी भाव समास। ठीक है, और दूसरा इसमें है यहाँ पर काल के अर्थ की अपेक्षा क्या है, यथा है। यथा कालम में इसकी अपेक्षा काल की क्या है, अर्थ की अपेक्षा क्या है, यथा। यथा के अर्थ की क्या है यहाँ पे, प्रधानता है। काल के अनुसार, कालम अनतिकर्म्यः। ठीक है, काल के अनुसार। ठीक है, यथा अर्थात अनुसार। ठीक है, तो जो यथा शब्द है यहाँ पे, पहला शब्द है, पूर्व शब्द है, उसकी क्या है यहाँ पे, प्रधानता है। ठीक है, काल के अनुसार, उसी के अनुसार हो रहा है ना। ठीक है, तो अनुसार क्या है यहाँ पे, प्रधानता है। ठीक है, किस प्रकार, अब देखो जैसे अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय बन जाता है। जब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, समस्त पद वो क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। समस्त पद जो हमारा जैसे यथा कालम है ना, तो एक ये अव्यय शब्द बन गया है। ठीक है, वैसे अनुहरि होता है, अनुरथम, इस प्रकार से कई शब्द आएंगे, अनुरूपम, उपनगरम, उपवनम, ये सब क्या बन जाएंगे, हमारे अव्यय शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अव्ययी भाव समास मुख्यतः, इसमें अव्ययी भाव समास में समस्त पद क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं, जो प्रायः सदा नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। जो ये समास करते हैं तो वो प्रायः किस में रहता है, नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। ठीक है, जैसे यथा कालम है, ये नपुंसक लिंग शब्द है और एक वचन का है। हमने हर चीज़ ध्यान देना है, कहीं पे हम उसका उपसर्ग नहीं पहचान पाए या अव्यय नहीं पहचान पाए तो हमें दूसरा नियम याद है तो हम उसको पहचान सकते हैं। दूसरा नियम क्या बताया मैंने कि अव्ययी भाव समास में समस्त पद क्या हो जाता है, अव्यय बन जाता है, और जो प्रायः सदा क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है, और इसमें सदैव क्या रहता है, एक वचन रहता है। ठीक है,
अव्ययी भाव समास मुख्यतः विभक्ति समीप्य समृद्धि वृद्धि व्यवृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्या योग पद्या सादृश्य संप्रति साकाल्य और अंत, इन 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। इनमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो ये 16 शब्द दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं, इनमें अव्ययी भाव समास प्रयुक्त होता है। ठीक है, किंतु यहाँ पर पाठ्यक्रम में निर्धारित सिर्फ जो हमारा पाठ्यक्रम में जो हम पढ़ते हैं समाज में, जो हमारा पाठ्यक्रम है समाज के बारे में, उसमें सिर्फ निर्धारित हम क्या पढ़ेंगे, अनु, उप, सह, निर, प्रति एवं यथा उपसर्गों में उपसर्गों अव्ययों से संबंधित ही समास पढ़ेंगे। जो हमारे पाठ्यक्रम में, जो हमारा कार्य में आने वाला है, जो हमसे पूछा जाएगा, वो सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आपको समझाया गया है, सबसे पहले आज हम समझेंगे, सबसे पहले समझाया है पश्चात अर्थ में अनुपसर्ग का प्रयोग होता है। पश्चात पीछे जिसका अर्थ होता है, पश्चात शब्द में अनु उपसर्ग का क्या होता है, प्रयोग होता है। एक उदाहरण इसमें जैसे अनुपसर्ग का आपको समझाया जाएगा। नियम पहला ये है, पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है। पीछे का पश्चात जो अर्थ होता है उसमें क्या शब्द, कौन सा उपसर्ग होता है, अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे कैसे यहाँ पे समझाया जा रहा है, जैसे देखिए समस्त पद विग्रह, और उसका अर्थ भी बताया गया है यहाँ पे। जैसे समस्त पद है हमारा अनुहरि, ठीक है, ये हमारा जो अनुहरि शब्द है वो अव्ययी भाव का है। तो अनुहरि शब्द में जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे विग्रह होगा हरे पश्चात। अब देखो, पहले हमने इसका अर्थ लेना है कि अनु का अर्थ क्या होता है। अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है, और पीछे के अर्थ में हमारा यहाँ पे क्या होगा, पश्चात के अर्थ में, पीछे के अर्थ में जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, पश्चात। ठीक है, उसके पीछे हम कहते हैं उसके पश्चात। ठीक है, संस्कृत में पीछे को हम क्या कहते हैं, पश्चात। ठीक है, तो जो अनु शब्द है, नियम क्या था कि पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें जो पश्चात शब्द आएगा उसमें किसका प्रयोग होगा, अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है। अनु का अर्थ यहाँ पे पश्चात से लिया गया। ठीक है, पीछे, अनु अर्थात पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनु शब्द है उसका अर्थ पश्चात अर्थात पीछे से लिया गया है। तो जहाँ पे अनु शब्द होगा वहाँ पे क्या आएगा, पश्चात। ठीक है, अव्ययी भाव समाज में उसमें क्या आएगा, पश्चात। ठीक हो गया। किस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पे समास लिया है, पहला जैसे हमने लिया है अनुहरि। ठीक है, तो अनुहरि में जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरे पश्चात। हरि, हरि अर्थात हरे के लिए आया है। ठीक है, हरे है पश्चात। ठीक है, हरि के पीछे। ठीक है, अर्थ इसका क्या निकलता है, हरि के पीछे। हमने अर्थ से नहीं लेना है क्योंकि हमें समास किस में करने पड़ते हैं, संस्कृत में ही समास विग्रह हमको करने होते हैं, लेकिन हमें अर्थ भी समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे समझ पाएंगे। ठीक है, अगला है अनुशंभु। अनुशंभु अर्थात शंभोः पश्चात, शंभु के पीछे। ठीक है, अनु जहाँ पे आएगा वहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, पश्चात। ठीक है, अगला है अनुरथम, रथस्य पश्चात। ठीक है, तो अनु जो है हमारा क्या है, अनु उपसर्ग भी है ना। अनु कृष्णम, कृष्णस्य पश्चात। ठीक है, कृष्ण के पीछे। अनुगंगम, गंगाया पश्चात, गंगा के पीछे। अनाक्वक्षम, अक्षों पश्चात, आँखों के पीछे। ठीक है, अनुविष्णु, विष्णोः पश्चात, विष्णु के पीछे। अनुवृक्षम, वृक्षस्य पश्चात, वृक्ष के पीछे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये पहला नियम क्या था, पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे ये समझाया आपको। ठीक है, अब दूसरा है योग्यता अर्थ में भी अनु अव्यय का प्रयोग होता है। अब योग्यता के अर्थ में भी अनु अव्यय का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्या होंगे, हमारे शब्द बदले जाएंगे। जैसे हैं अनुरूपम,
रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। तो अनु यहाँ पे भी उपसर्ग है और पीछे का जो शब्द है ये क्या हो गए हैं, बदल गए। ठीक है, योग्यता अर्थ में ये क्या आएगा, योग्यता के अर्थ में भी अनु अव्यय का कहीं क्या हो जाता है, प्रयोग होता है। ठीक है, तो अनुरूपम रूपस्य योग्यम। ठीक है, रूप के योग्य। अगला है अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। ठीक है, गुण के योग्य। अगला है अनुव्रतम, व्रतस्य योग्यम, व्रत के योग्य। अगला है अनावाकृति, आकृतेः योग्यम, आकृति के योग्य। अनुश्री, श्रियो योग्यम। ठीक है, श्री के योग्य। फिर है अनुभावम, भावस्य योग्यम, भाव के योग्य। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से दो जिसमें दो अनुपसर्ग हैं उसमें हमारा पश्चात अर्थ भी प्रयोग होता है और योग्यता के अर्थ में भी अनुअव्यय हमारा होता है। ठीक है, अब हमें दूसरा जो अव्यय होगा हमारा, दूसरा जो उपसर्ग होगा वो होगा समीप अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग। अब उपसर्ग आया हमारा उप। ठीक है, जो उपसर्ग में ही हमारे अव्ययी भाव या अव्यय शब्द में ही हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे समस्त पद हैं समीप के अर्थ में। अब यहाँ पे क्या है, समीप। उप का अर्थ समझ दो, पहले समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। ठीक है, संस्कृत में उप का अर्थ क्या होता है, समीप। ठीक है, तो पहला शब्द दिया गया है उपगंगम। तो हमने क्या देखना है, आगे के उप को देखना है। उप का अर्थ यहाँ पे होता है समीप। ठीक है, तो उपगंगम, तो नगरस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम। ठीक है, नगरस्य को पहले लेंगे हम और उप को पश्चात, उसके पीछे समीपम। ठीक है, उप का अर्थ क्या हुआ, समीपम, नगर के समीप। दूसरा है उपवनम, वनस्य समीपम। ठीक है, वन के समीप। अगला है उपकृष्णम, कृष्णस्य समीप। ठीक है, कृष्ण के समीप। तो उप का अर्थ हमने यहाँ पे देखना है कि समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। वैसे उपगुरु, गुरोः समीपम, गुरु के समीप। उपगंगम, गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। ठीक है, उपदिशम, दिशः समीपम, दिशा के समीप। उपदेवम, देवस्य समीपम, देव के समीप। उपगुः, गोवोः समीपम, गाय के समीप। ठीक है, उप यमुनम, यमुनायाः समीपम, यमुना के समीप हो जाएगा। उपनदिः या उपनदम, नद्याः समीपम, नदी के समीप। ठीक है, उपकूलम, कूलस्य समीपम, किनारे के समीप। ठीक है, उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम, वृक्ष के समीप। उपग्रहम, ग्रहस्य समीपम, ग्रह के समीप। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपम, गांव के समीप। तो उप और अनु, आज हम अव्ययी भाव में सिर्फ उप और अनु को समझेंगे। फिर हमने जो बताए हैं कि हमारे जो प्रयोग में आने वाले हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, वो अव्ययी भाव समाज में उपसर्ग, अनुपसर्ग, सह, निर, प्रति एवं यथा उपसर्गों से अब संबंधित समास हमें पढ़ने हैं अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो आज हमने उप और अनु पढ़ा। इससे आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। इसको आज आप ध्यान से देखोगे।